हेलो नमस्कार दोस्तों हमने क्या स्टार्ट किया था, मध्यकालीन भारत। जो मध्यकालीन भारत है कब से कब तक पढ़ा जाता है, 712 से लेके 1707 तक। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तुर्कों के दो आक्रमण। क्या पढ़ा था, तुर्कों के दो आक्रमण हमने स्टार्ट किए थे। जो पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था, और दूसरा आक्रमण किसके द्वारा किया गया है, मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी। तो दोस्तों हेडिंग डाल लो, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का शासन कब तक था, कब तक समय था, 1175 से लेके 1206 तक। तो दोस्तों इसका ना थोड़ा ये कहाँ से, चलो पहले ये जान लेते हैं ये कहाँ से आया था, कौन था ये, कैसे। अफगानिस्तान अफगानिस्तान में एक प्लेस हुआ करता था। क्या हुआ करता था, एक प्लेस जिसका नाम क्या था, गजनी। क्या नाम था, गजनी। यहीं पर एक वंश चल रहा होता था। क्या चल रहा होता था, यहाँ पर एक वंश जिसे क्या कहा जाता था, गौर वंश। क्या कहा जाता था, गौर वंश। गौर वंश था, इसका नाम मोहम्मद था, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, मोहम्मद गोरी। क्या नाम पड़ा, मोहम्मद गोरी। क्या नाम पड़ा, मोहम्मद गोरी। तो आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये भी गोरी भी उसी जगह से आया था जहाँ से कौन आया था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भी यहीं से आया था। अफगानिस्तान में एक प्लेस हुआ करता था गजनी। गजनी में उस समय कौन सा वंश चल रहा होता था, गजनी वंश। लेकिन जब ये आया उस समय कौन सा वंश चल रहा है, कौन सा वंश चल रहा है, गौर वंश। तो दोस्तों इसका थोड़ा उद्देश्य बिल्कुल अलग था। क्या था इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य ऐसा था कि महमूद गजनवी था जो, उसका उद्देश्य क्या था कि भाई लूटपाट करना, भारत में लूटपाट करना, मंदिरों को नष्ट करना। लेकिन इसका उद्देश्य थोड़ा अलग था। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई भारत में जाके, मतलब जो जहाँ पर ये गजनी में रहता था, ये जो गजनी साम्राज्य को ना, ये पूरे भारत से जोड़ना चाहता था, अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। क्या करना चाहता था, अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। तो अब दोस्तों चलो इसके बारे में जानते हैं। तो पहला अटैक कब किया गया था, इसने पहला अटैक 1175 में किया था। कब किया था इसने पहला अटैक, 1175 में किया था, मुल्तान में। ये मुल्तान कहाँ पर है, आप सबको पता है कि ये मुल्तान इस समय कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। मुल्तान में किया था इसने कारमाथी मुसलमानों के ऊपर। किसके ऊपर, कारमाथी मुसलमानों के ऊपर। कारमाथी मुसलमानों के ऊपर। अब इसने कारमाथी मुसलमानों के ऊपर अटैक करके इनको हराकर कहाँ चला गया था, दोबारा कहाँ से आया था ये दोस्तों, गजनी से। कहाँ से आया था, गजनी से। तो जब ये वहाँ पर चला गया था तो इसको पता चला कि भाई एक शासक बहुत पहले आया था जिसका नाम था महमूद गजनवी। तो उसने क्या करा था, सोमनाथ मंदिर पर क्या करा था, अटैक करा था। क्या करा था दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर उसने अटैक करा था, लूटपाट करा था। तो इसने भी अगला उद्देश्य बनाया कि भाई सोमनाथ मंदिर पर जाकर लूटपाट की जाए और अटैक किया जाए। तो 1178 ईस्वी में ये गुजरात में आता है अटैक करने के लिए, यहाँ सोमनाथ मंदिर के ऊपर। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जब ये सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक करने आया था तो इस टाइम यहाँ का रूलर कौन था, यहाँ का शासक कौन था, कौन था दोस्तों, मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड। इसको क्या नाम से, इसको एक नाम और से जाना जाता था, भीम सेकंड नाम से। किसको, भीम सेकंड। जब महमूद गजनवी आया था ना, जब महमूद गजनवी आया था उस समय यहाँ पर कौन था शासक, भीम फर्स्ट। लेकिन जब गोरी आया तो उस टाइम यहाँ पर शासक कौन है, भीम सेकंड, जिसको क्या नाम दिया जाता है, मूलराज तृतीय। तो ये भी उसी वंश से था जिस वंश से भीम फर्स्ट था। कौन सा वंश था वो, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, देखी होगी, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, कौन से, चालुक्य वंश। तो अब क्या होता है कि अपनी ये सेना लेके, गोरी होता है, गोरी अपनी सेना लेके क्या करता है, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए आता है। और क्या होता है कि इस पे अटैक करता है, मूलराज पे अटैक करता है। और मूलराज को पता चलता है और मूलराज अपनी सेना लेके इस पे क्रॉस अटैक कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, क्रॉस अटैक कर देता है। जब ये क्रॉस अटैक कर देता है, क्योंकि ये तो बहुत शक्तिशाली था, ये तो कमज़ोर था, ये अपनी सेना लेके भागता है। अपनी सेना लेके ये भागता है। एक राजस्थान में एक जगह होती है माउंट आबू। 1178 में ईस्वी में मूलराज। अब क्या होता है कि वे अपनी सेना लेके भागता है, एक जगह होती है माउंट आबू, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। और मूलराज भी इसके पीछे भागता है। 1178 में मूलराज क्या करता है, इसको माउंट आबू एक जगह प्लेस होता है जो राजस्थान में है, यहाँ पर क्या कर देता है, इसको पराजित कर देता है।
पराजित कर देता है, और पराजित करने के बाद क्या करता है, इसको बंदी बना लेता है। क्या कर लेता है, इसको बंदी बना लेता है। लेकिन इतिहासकार का मानना है कि जब इसको बंदी बनाया जाता है, तब इसको बंदी बना के ले जाता है, तो इतिहासकार कहते हैं कि ये अपनी माँ के कहने पर क्या करता है, अपनी माँ के कहने पर इसको गौरी को क्या करता है, छोड़ देता है। क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो अब क्या होता है कि गौरी को पता चल जाता है कि भाई ये तो बड़ा शक्तिशाली राजा है, बड़ा शक्तिशाली है भाई, इससे तो मैं भाई जीत ही नहीं सकता। तो अब ये क्या करता है, साथ ही ये क्या करता है दोस्तों, 1169 में क्या करता है कि भाई ये कश्मीर और उस पर कब्जा कर लेता है। किस पे, कश्मीर और सिंध पर कब्जा कर लेता है। नॉर्थ इंडिया की तरफ जाता है ये, कश्मीर और सिंध पर कब्जा कर लेता है। वहां पर क्या कर लेता है, अधिकार बना लेता है। और उधर ही ना नॉर्थ इंडिया में इधर ही एक नॉर्थ इंडिया में एक वंश चल रहा होता था। मैं आपको एक मिनट रफ कर दूं। तेरा रुमाल था क्या तेरा ये? अरे नॉर्थ इंडिया में एक वंश चल रहा होता था। नॉर्थ इंडिया की तरफ एक वंश चल रहा होता था। नॉर्थ इंडिया में कहाँ पर, दिल्ली में और अजमेर में और सांबर, ये 3 जगहों में एक वंश चल रहा होता था। उस वंश का क्या नाम था, चौहान वंश। क्या नाम था, चौहान वंश। क्या नाम था दोस्तों, चौहान वंश। इसका रूलर कौन था, इसी का एक रूलर हुआ करता था, इसका नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, इसकी ये अजमेर कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी जिसे बोलते हैं। और इसी का एक बहुत ही करीबी एक दरबारी कवि हुआ करता था। क्या नाम था उसका, चंद्र प्रदाई। क्या नाम था दोस्तों, चंद्र प्रदाई। चंद्र प्रदाई। इसी ने एक बुक लिखी थी, इसी ने एक किताब, प्रसिद्ध किताब लिखी थी। आप सबने बहुत नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, पृथ्वीरासो। भाई ये जो चंद्र प्रदाई है, इस किताब में, बुक में ऐसा लिखता है कि भाई जो मोहम्मद गौरी है, ये पृथ्वीराज चौहान पर बार बार अटैक करता है। इसने 16 बार अटैक किया। कितनी बार अटैक किया, 16 बार इसने अटैक किया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसको बार बार माफ कर दिया। और ये भी इतना ढीठ था कि बार बार हार जाता था, बार बार क्या करता था, ये इतना ढीठ था, मोहम्मद गौरी बार बार हार जाता था, पृथ्वीराज चौहान से क्या करता, बार बार माफी मांग लेता था। क्या करता था, बार बार माफी मांगता था, और ये बार बार इसको माफ कर दिया करता था। लेकिन ये चौहान भी ऐसे थे, ये भी बार बार माफ कर दिया करते थे। अब लेकिन क्या होता है, 17वीं बार 1191 में भाई जो ये चंद्र प्रदाई है, ये तो ऐसा लिखता है कि भाई ये अटैक 16 बार इसने ऐसा किया है कि इतिहासकार का मानना है, इतिहासकार कहते हैं कि भाई ऐसा है कि सिर्फ दो ये युद्ध हुए हैं। एक तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ है, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है। तो अब क्या होता है कि 17वीं बार चंद्र प्रदाई इसको 17वीं बार बता रहा है, लेकिन इतिहासकार का मानना है कि पहला युद्ध है। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये इतिहासकार जो कह रहे हैं ना 2 युद्ध हैं, वो मानना है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसा सिर्फ बुक में लिखा गया है, इसके कोई सोर्स नहीं पाए जाते। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों, ये किसके किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। और लेकिन इसमें भी सेम वही हुआ। कौन जीत गया, पृथ्वीराज चौहान। कौन जीत गया, पृथ्वीराज चौहान। और कौन हार गया, गौरी। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये हारने के बाद दोबारा कहाँ चला गया,
कहाँ से आया था ये मोहम्मद गौरी, कहाँ से आया था दोस्तों, गजनी से। तो ये वापस गजनी में चला गया। लेकिन ये चौहान थे, चौहान का ध्यान इस गौरी से हटकर एक दूसरी गौरी पर चला गया। इस गौरी से हटकर इसका ध्यान एक दूसरी गौरी पर चला गया। जो गौरी कहाँ रहा करती थी, कहाँ रहा करती थी वो गौरी, कन्नौज में। कहाँ पर रहा करती थी दोस्तों, कन्नौज में। कन्नौज में एक वंश चल रहा होता था कन्नौज में एक वंश चल रहा होता था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश। इसी का एक रूलर था, क्या नाम था रूलर का, जयचंद। क्या नाम था, जयचंद। इसी की एक पुत्री होती थी, इसी की एक पुत्री होती थी जयचंद की। क्या नाम था उस पुत्री का, सुयोगिता। क्या नाम था, सुयोगिता। जो ये चंद्र बरदाई है, ये पृथ्वी रसों में ऐसा लिखता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है ये सुयोगिता से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे, बहुत अधिक ज़्यादा प्रेम किया करते। लेकिन सुयोगिता भी बहुत अधिक प्रेम किया करती थी। ऐसा ये चंद्र बरदाई पृथ्वी रासों में लिखता है। किस में लिखता है, पृथ्वी रासों में लिखता है। तो लेकिन ये ऐसा लिखता है कि एक बारी क्या होता है, जो ये जयचंद है ये इसका प्रतिनिधि हुआ करता था, किसका, चौहान का। तो ये चंद्र बरदाई एक बारी ऐसा लिखता है पृथ्वी रासों में, एक बारी क्या होता है, ये अपनी बेटी के लिए, जयचंद अपनी बेटी के लिए क्या करता है, एक स्वयंवर रखता है। क्या रखता है, एक स्वयंवर रखता है, जिसमें ये सारे राजाओं को इनवाइट करता है, सिर्फ एक को ही नहीं इनवाइट करता, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। किसको, पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को ये क्या नहीं करता, इनवाइट नहीं करता। और ये बात पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी लगती है। और पृथ्वीराज चौहान को क्या होता है कि गुस्सा आता है, और बहुत गुस्सा आता है। और पृथ्वीराज चौहान जाता है और जयचंद की बेटी, जो क्या नाम था जिसका, सुयोगिता को बड़े स्वयंवर में से उठाकर ले आता है और जाकर क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। उसी समय कसम खाता है कौन, उसी समय कसम खाता है जयचंद। जयचंद कहता है कि भाई, जयचंद उस समय कसम खाता है, एक सेकेंड, वही रुकिए। उसी समय जयचंद कसम खाता है कि भाई मैंने ना बदला लेना है। मतलब इसकी बेटी को लेके अगवा करके ले गया ना, तो ये ना क्या करता है, कसम खाता है कि भाई मुझे ना बदला लेना है। क्या लेना है, बदला लेना है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि गौरी होता है, जो गौरी वो युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, युद्ध की तैयारी। तो अब 1192 में तराइन का कौन सा युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, दूसरा युद्ध। ये भी किसके बीच में होता है, गौरी के और चौहान के बीच में। लेकिन इस युद्ध में थोड़ा सारा तख्ता पलट जाता है। क्या होता है इसमें, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी जीत जाता है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, आप लोग तो सोच रहे होंगे सारे कि भाई ये तो बहुत शक्तिशाली था, पृथ्वीराज चौहान तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये हार क्यों गया। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका डाय। तो ये जयचंद था ना, इस युद्ध में साथ किसने दिया था, जयचंद ने। किसने साथ दिया था, जयचंद ने साथ दिया था, इसलिए ये हार गया था। और जैसे ये हारा, अब इसने क्या करा, 1192 में इसने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी। किसने, गौरी ने इस्लाम धर्म की क्या कर दी, इसने स्थापना। लेकिन ये चंद्र बरदाई है ना, ये लेकिन कुछ और लिखता है, ये पृथ्वी रसों में कुछ और लिखा हुआ है इसने, चंद्र बरदाई कहता है कि जब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तो क्या हुआ था, जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इसने, गौरी ने हमें मारा नहीं था, हमें बंदी बनाकर कहाँ ले गया था, ये गजनी ले गया था। कहाँ पर ले गया था दोस्तों, गजनी। और गजनी लेके और बेड़ियों से बांध दिया था पृथ्वीराज चौहान को, और बड़े दरबार में बीच में खड़ा कर दिया था। और पृथ्वीराज चौहान क्या हो रहे थे, बिना डरे क्या कर रहे थे, इनकी आंखों में देखी जा रहे थे। जो ये था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि पृथ्वीराज चौहान आप नजरें नीचे कीजिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान फिर भी देखता रहा, घूरता रहा। इस बात से उसको बहुत गुस्सा आया, किसको, मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाइए पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दीजिए। उसकी सेना ने क्या किया, गरम सरिये लेकर उसकी क्या किया, दोनों आंखें फोड़ दी। क्या कर दी, दोनों आंखें फोड़ दी। लेकिन क्या था, ये पृथ्वीराज चौहान तो एक बहुत बड़े महान राजा थे, बहुत बड़े महान शासक थे, लेकिन इन्हें तो शबद बीती बाण भी चलाना आता था। आप लोग जानते हो ना शबद बीती बाण क्या होता है, कि मतलब बिना देखे जहाँ से आवाज़ आई है वहाँ पर भी अगर निशाना लगाया जाए तो निशाना ठीक निशाने पर लगेगा। तो चंद्र बरदाई जो इसका कवि हुआ करता था, ये कहता है किसको,
मोहम्मद गोरी को कहता है, मोहम्मद गोरी को कहता है कि भाई आपको मैं एक कला का कौशल दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो ये पृथ्वीराज चौहान है ये शबद बीती बाण जलाना जानते हैं। क्या जानते हैं? शबद बीती बाण जलाना जानते हैं। मैं आपको एक कला का कौशल दिखाता हूँ, आप इनकी बेड़ियाँ खोल दीजिए आप इनकी बेड़ियाँ खोल दीजिए, इनके हाथ में एक धनुष और तीर दीजिए, एक धनुष और तीर दीजिए, और ये बिना देखे तीर चलाएंगे और तीर सही ठिकाने पर लगेगा। तो ऐसा सुनकर वो हंसने लगता है, और क्या होता है, चंद्रप्रदाई उनसे शर्त लगा लेता है और उसको शर्त मंजूर हो जाती है। तो वो भी बड़ा उत्सुक सा है इस कला का कौशल देखने के लिए कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो पृथ्वीराज चौहान थे ये तो बहुत भाई महान कवि थे। क्या थे? महान कवि कह रहा, बहुत महान शासक थे ये तो अब क्या होता है कि भाई बेड़ियाँ खोल दी जाती है इनकी। अब ये गोरी होता है, गोरी अपनी सेना को आदेश देता है कि जाइए पृथ्वीराज चौहान को एक तीर और एक धनुष दीजिए। अब पृथ्वीराज चौहान को एक तीर और एक धनुष दिया जाता है। और अब क्या होता है, थोड़ी देर में क्या होता है, ये चंद्रप्रदाई इनके पास आता है। किनके पास आता है? पृथ्वीराज चौहान के पास आता है, और इनके आस पास आके कहता है कि 4 बास 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण, ना ऊपर है सुल्तान ना चूक चौहान। तो ऐसा ये कहता है कि आपके और चौहान के बीच में 4 बांस और 24 गज का फासला है, ठीक ऊपर बैठा है सुल्तान, और आपके पास सिर्फ एक ही तीर है, और तीर का निशाना चूकना नहीं चाहिए, और ठीक आपके सामने ऊपर बैठा हुआ है कौन? सुल्तान। तो आपके पास सिर्फ एक ही तीर है। तो ऐसा सुन के क्या होता है, जैसे ही मोहम्मद गोरी तीर चलाने का आदेश देता है और पृथ्वीराज चौहान को जैसी ये बात सुनाई देती है उसी दिशा में तीर चलाया जाता है, और तीर सही निशाने पर लगता है, और तीर जाकर किसके लगता है? मोहम्मद गोरी के। और क्या हो जाता है? मोहम्मद गोरी की मृत्यु। क्या हो जाता है? मोहम्मद गोरी की मृत्यु। ऐसा चंद्रप्रदाई लिखता है, किसमें? पृथ्वीरासों में, पृथ्वीरासों बुक में लिखता है। लेकिन ये बातें पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इसके कोई सोर्स नहीं मिलते, ये सिर्फ किस में पता चलता है? इस बुक में पता चलता है। लेकिन क्या होता है कि ये तो भाई क्या कहते हैं, इसको तो हम इतिहास में पढ़ेंगे, इतिहासकारों का मानना है कि इसे तो भाई साहब ये जाटों ने मारा था, खोकर जाटों ने मारा था। इसकी मृत्यु तो 1205 में हुई थी। तो लेकिन ये एक काल्पनिक है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ऐसा पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमने पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये पूरा पक्का है कि 1192 में इसने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी थी। अब क्या करेगा, 1193 में ये दिल्ली को कैपिटल बना देगा, ये तो पूरा पक्का है, ये तो पूरी तरह से सत्य है। लेकिन ये सिर्फ ये बातें जो मैंने आपको बताई, ये सिर्फ किस में पता चलती है? पृथ्वी रासों में। किस में पता चलती है? पृथ्वी रासों में। ये अभी पूरी तरह से पक्की नहीं है, ये थोड़ी काल्पनिक है। तो चलो आगे करते हैं थोड़ा। अब क्या होता है, 1193 में क्या करता है, ये कैपिटल बना देता है दिल्ली को। क्या बना देता है? कैपिटल, राजधानी बना देता है दिल्ली को। जब इसकी मृत्यु हो जाती है चौहान की, तो चौहान के बेटे को ये क्या करता है? अजमेर का क्या बना देता है? शासक बना देता है। उसी समय जब इसको शासन बनाया गया था, तो उसने मोहम्मद गोरी ने सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे? सिक्के। उस सिक्कों पर एक तरफ क्या हुआ करती थी? लक्ष्मी माता की फोटो हुआ करती थी, और एक तरफ क्या होती थी? कलमा होती थी। क्या होती थी? एक तरफ कलमा। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासक काल में सिक्के चलाए गए थे, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी माँ की फोटो हुआ करती थी, एक तरफ कलमा की। तो किसके काल में? मोहम्मद गोरी ने। किसने चलवाए थे? मोहम्मद गोरी ने। तो एक तरफ किसकी फोटो, सिक्के चलवाए थे इसने? कौन से? एक तरफ लक्ष्मी माता की फोटो होती थी और दूसरी तरफ कलमा। क्या होती थी दूसरी तरफ दोस्तों? दूसरी तरफ कलमा होती थी। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों जब 1192 में ये गजनी से आए थे ना, कौन गजनी से आया था? मोहम्मद गोरी। तो उसी समय इनके साथ कौन आया था? एक सूफी संत आए थे, जिनका नाम क्या था? ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती। ये भी उसी समय आया था 1192 में। ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी।
ये एक सूफी संत, इन्हीं को सूफी संत के क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। इन्होंने एक कुटिया बनाई थी, कहाँ पर कुटिया बनाई थी इन्होंने, अपनी कुटिया इन्होंने अपनी कुटिया कहाँ बनाई थी दोस्तों, अजमेर में, अजमेर में बनाई थी। तो लेकिन इनकी ना क्या हो जाती है, यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी कब्र कहाँ बनाई गई थी, अजमेर में। तो इस कब्र को क्या नाम कहा जाता है, अजमेर शरीफ की दरगाह। आपने सुना होगा अजमेर शरीफ की दरगाह। अजमेर शरीफ की दरगाह। जब मोहम्मद गौरी आया था तो अपने साथ बहुत सारे गुलाम लेके आया था, हजारों गुलाम लेके आया था, लेकिन इसके करीबी सिर्फ 4 गुलाम हुआ करते थे। कौन कौन से दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुवाचा और बुख्तियार खिलजी। बुख्तियार खिलजी, ये 4 इसके हुआ करते थे, बहुत करीबी, यही सिर्फ 4 हुआ करते थे, बहुत करीबी हुआ करते थे। लेकिन अब क्या होता है उसके बाद दोस्तों क्या होता है भाई, मोहम्मद गौरी ने जो चौहान को हराया था, किसने साथ दिया था चौहान का, चौहान कह रहा, मोहम्मद गौरी का किसने साथ दिया था, जयचंद ने। क्या जयचंद इसका रिश्तेदार था, जयचंद इसका कोई रिश्तेदार थोड़ा ना था। तो अगला नंबर अब किसका लगेगा, जयचंद का। तो 1194 में क्या होगा, चंदावर का युद्ध। जो किसके बीच होता है, ये वही जयचंद है जिसकी पुत्री थी स्योगिता। किसके बीच में होता है, जयचंद और गौरी के बीच में। किसके बीच में, जयचंद और गौरी के बीच में, जयचंद और गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में। किसके बीच में हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें क्या होता है, इसमें कौन जीतता है, इसमें क्या होता है, जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। लेकिन मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था इस युद्ध में, किसने साथ दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने साथ दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये क्या करता है, इसको अपना सेनापति बना देता है। क्या करता है दोस्तों, अपना सेनापति बना देता है, आर्मी चीफ बना देता है। क्या करता है, आर्मी चीफ बना देता है। तो अब दोस्तों क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि आर्मी चीफ बना देता है। उसके बाद ये चला जाता है जहाँ गौरी, कहाँ चला जाता है, कहाँ से आया था, गजनी ये वापिस चला जाता है और सारा कुछ सौंप जाता है किस पे, कुतुबुद्दीन ऐबक पे, कि आप ही जाके अब इसको आगे चलाओ इस्लाम धर्म को, और इसके बाद इसको सौंप जाता है। तो ये अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने 2 मस्जिदें बनाई थी, 2 मस्जिदें इसने बनाई थी, इसने 2 मस्जिदों का निर्माण किया था। एक तो करा था इसने 28 दिन का झोपड़ा। कौन सी, 28 दिन का झोपड़ा। और दूसरी कौन सी की थी, कुतुबल उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबल उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। क्या किया था, कुतुबल उल इस्लाम मस्जिद। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो आपने सुना होगा दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने कराया। नींव किसने रखी थी, इस कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन नींव इसने रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा कौन कराएगा दोस्तों? पूरा कौन कराएगा? इल्तुतमिश। कौन कराएगा? इल्तुतमिश। कौन कराएगा दोस्तों? इल्तुतमिश। लेकिन एक बारी क्या होता है दोस्तों, जब 1205 में जब मोहम्मद गोरी वापिस लौट रहा होता है गजनी से, किसके साथ लौट रहा होता है? इल्तुतमिश के साथ लौट रहा होता है। उस समय क्या होता है, खोखर जाट इस पे क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं। जब इस पे नहीं, हाँ वापिस लौट रहा होता है, एक सेकेंड रुको। हाँ, जब ये क्या कहते हैं गजनी जा रहा होता है मोहम्मद गोरी, उस समय क्या होता है कि इस पे खोखर जाट इस पे अटैक कर देते हैं, और अटैक कर देते हैं, इसको इतना घायल कर देते हैं, यह इतना इंजर्ड हो जाता है, लेकिन ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? सर्वाइव नहीं कर पाता। किसी भी तरह इल्तुतमिश इसको ले जाता है, लेकिन ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता। 1206 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गोरी की। किसकी हो जाती है? मोहम्मद गोरी की। कब होती है मृत्यु? 1206 में। 1206 में क्या होती है? मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अब जो इसका साम्राज्य था वो किस किस के पास आया, तो चलो अब इसको भी जान लेते हैं थोड़ा। ये जो बुख्तियार खिलजी है ना, ये बुख्तियार खिलजी, आपने एक विश्वविद्यालय सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराने वाला भी यही व्यक्ति है, बख्तियार खिलजी। कौन है? बुख्तियार खिलजी। यही वह व्यक्ति है जिसने क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था। लेकिन आज अगर वो विश्वविद्यालय भारत में होता तो भाई भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय उसी को माना जाता। इसने क्या कराया था? उसको नष्ट करा दिया था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो उस समय कितने लोग रह गए थे? 3 इसके कौन रह गए थे भाई? 3 इसके गुलाम रह गए थे। एक तो कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यलदौज, तीसरा क़वाचा। तो भाई इसको क्या दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान। क्या दिया गया था दोस्तों? इसको हिंदुस्तान। और इसको क्या दिया गया था? इसको क्या दिया गया था? गजनी। और इसको काबुल और कंधार। काबुल और कंधार क्या दिया गया था दोस्तों? काबुल और कंधार। मुस्लिम धर्म की स्थापना, मुस्लिम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था? 1206 में क्या करा था? मुस्लिम धर्म की स्थापना कर दी थी। क्या कर दी थी इसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। किसकी? मुस्लिम धर्म की। तो मुस्लिम धर्म की स्थापना कर दी थी। लेकिन ये जो मोहम्मद गोरी का क्या हुआ करता था? ये गुलाम। क्या हुआ करता था दोस्तों? गुलाम। जब ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था तो इतिहासकारों ने इसको क्या नाम दिया? गुलाम वंश। तो लोग इतिहासकारों ने क्या नाम दिया इसको? गुलाम वंश। लेकिन ये सेशन है जो मतलब इनका है, क्या कहते हैं, कब से कब तक चला था ये? ये गुलाम वंश ये कब से कब तक चला था? 1206 से लेके 1526 तक। 1526 तक। तो इन्होंने कितने साल राज किया? 320 साल। कितने साल राज किया? 320 साल। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? यहाँ से दिल्ली राजधानी बन चुकी है, तो यहीं से अब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। क्या होता है? दिल्ली सल्तनत। तो कल की क्लास में हम जानेंगे, क्योंकि इस शासन काल में 5 वंश आए हैं, 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे हम। 1206 से लेकर 1526 तक 5 वंशों का पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।